कहानी की शुरुआत एक घने जंगल के बीच बने छोटे से घर से होती है। उस घर के अंदर दो बच्चे आराम से बैठकर वीडियो गेम खेल रहे थे। दोनों अपने खेल में इतने ज्यादा खोए हुए थे कि उन्हें खिड़की के बाहर से गुजरती हुई कुछ अजीब सी परछाइयों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं गया। दरअसल यह दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही थी। पूरी दुनिया एक भयानक पोस्ट एपोकैलिप्टिक दौर से गुजर रही थी और इस तबाही को शुरू हुए पूरे 6 साल बीत चुके थे। इतने खतरनाक समय में भी ये दोनों भाई बहन जंगल के बीच बने एक छोटे से घर में किसी तरह जिंदा रह रहे थे। लेकिन उनकी जिंदगी बिल्कुल भी आसान नहीं थी, क्योंकि हर नया दिन उनके लिए एक नई चुनौती लेकर आता था। क्योंकि इस उजड़ी हुई दुनिया में उन्हें हर पल ऐसे खतरों का सामना करना पड़ता था जिनकी कल्पना करना भी आम इंसान के लिए आसान नहीं था। और इसी तरह एक दिन अचानक उस सुनसान जगह की खामोशी टूट गई, क्योंकि जंगल के बीच बने उस घर के सामने आकर एक कार रुक गई, जिसमें से एक आदमी बाहर निकला और उसने शांत आवाज में उससे पूछा कि उसके माता पिता कहाँ हैं। लेकिन जिम ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और बस चुपचाप उसे देखता रहा। जिम की यह चुप्पी देखकर वो आदमी हल्का सा मुस्कुराया, जैसे उसे पहले से ही इस जवाब की उम्मीद हो। फिर उसने कहा कि वो फिर कभी वापस आएगा। इतना कहकर वो आदमी अपनी कार में बैठा और वहां से चला गया। अब धीरे धीरे शाम ढलने लगी और जंगल के ऊपर अंधेरा फैलने लगा। ये समय सबसे ज्यादा खतरनाक होता था, इसलिए जिम ने अपनी बहन के साथ मिलकर जल्दी जल्दी घर के सभी दरवाजे और खिड़कियां अच्छी तरह बंद कर दी, क्योंकि घर के बाहर कई ज़ॉम्बीज़ अब भी इधर उधर भटक रहे थे। अब किसी तरह वो डरावनी रात बीत गई और सुबह होते ही जिम ने सबसे पहले अपनी खिलौने जैसी दिखने वाली बंदूक उठाई। उसने सावधानी से उसकी मैगजीन खोली और अंदर की गोलियां ध्यान से चेक करने लगा। तभी साफ हो गया कि वो कोई साधारण खिलौना नहीं थी, बल्कि एक ट्रैंकुलाइजर गन थी, जिससे असली बेहोश करने वाली गोलियां चलाई जा सकती थी। फिर रोज की तरह दोनों भाई बहन घर के बाहर खेलने चले गए। लेकिन तभी अचानक वही पिकअप ट्रक फिर से वहां आ गया जो पिछली शाम आया था। इस बार वह आदमी अकेला नहीं था, उसके साथ उसकी एक पार्टनर भी थी। घर के पास पहुंचते ही वह लड़की मुस्कुराते हुए जिम की छोटी बहन के पास आई और प्यार से उसे गोद में उठा ली। ये देखकर जिम तुरंत सतर्क हो गया। उसने सख्त आवाज में लड़की को डांटा और कहा कि उसकी बहन को तुरंत नीचे उतार दे। लड़की ने उसकी बात सुनी और बिना बहस किए धीरे से बच्ची को वापस जमीन पर खड़ा कर दिया। इसके बाद वह दोनों जिम से उसके माता पिता के बारे में पूछने लगे। जिम शांत रहते हुए उन्हें बताता है कि उसके माता पिता शहर में सामान लेने गए हैं। ये सुनकर वह कपल उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसे उनसे डरने की जरूरत नहीं है। वे यहाँ उसे नुकसान पहुँचाने नहीं आए हैं, बल्कि उसके माता पिता के लौटने तक उसका और उसकी छोटी बहन का ख्याल रखने आए हैं। कुछ देर बात करने के बाद सब लोग घर के अंदर चले गए। जैसे ही वह दोनों घर के अंदर आते हैं, वे चारों तरफ ध्यान से नजर दौड़ाने लगते हैं, क्योंकि घर के अंदर उन्हें हर तरह की जरूरी सुविधाएं दिखाई देती हैं। यानी काफी मात्रा में राशन, दवाइयां और दूसरे काम के सामान भी रखा हुआ होता है। अब इतना सब देखने के बाद वो दोनों धीरे धीरे समझ जाते हैं कि जिम और उसकी छोटी बहन इस बड़े घर में बिल्कुल अकेले रह रहे हैं। यही सोचकर वे आपस में फैसला करते हैं कि फिलहाल कुछ समय के लिए वे यहीं रुकेंगे और हालात को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि जिम चुपचाप उनकी हर बात सुन रहा होता है। फिर रात होते ही जिम अपनी छोटी बहन को लेकर घर के अंदर बने एक गुप्त कमरे में चला जाता है। ये वहीं छिपने की जगह थी जिसकी वजह से वह दोनों इतने सालों से इस खतरनाक दुनिया में जिंदा रह पाए थे। फिर अगली सुबह जब जिम उस गुप्त कमरे से बाहर निकलकर नीचे आता है, तो वह एक अजीब सा दृश्य देखता है। वो देखता है कि आदमी किचन में खड़ा आराम से नाश्ता बना रहा होता है, जैसे यह घर उसी का हो। मगर यह देखकर भी जिम कोई प्रतिक्रिया नहीं देता और चुपचाप उसे देखता रहता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वह एक अजीब सी बात कहता है। वह बोलता है कि यह सब बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। फिर रात होने लगती है। अंधेरा गहराते ही जिम अपने कुत्ते के पास जाता है और अचानक उससे पूछता है कि क्या अब समय हो गया है। कुत्ता जिम के पास आकर उसे सूंघता है और फिर हल्के से अपना सिर हिला देता है। ये समझते ही जिम बिना एक पल भी गवाए तुरंत हरकत में आ जाता है। वह जल्दी से अपनी छोटी बहन को उठाता है और उसे लेकर घर के अंदर बने उसी गुप्त कमरे में चला जाता है। उधर नीचे घर में उस समय वह आदमी और उसकी गर्लफ्रेंड अपने अपने कामों में व्यस्त थे। उन्हें ऊपर चल रही इन बातों का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। फिर कुछ देर के बाद वह औरत उठी और बोली कि उसे बाथरूम जाना है। जैसे ही वह खिड़की के पास से गुजरी, उसकी नजर अचानक बाहर पड़ी, जहां कई ज़ॉम्बीज़ खिड़की के ठीक पास झुके हुए बैठे थे। ये नजारा देखकर वो घबरा गई और डर के मारे उसने तुरंत घर की सारी लाइटें बंद कर दी, ताकि बाहर मौजूद ज़ॉम्बीज़ उन्हें देख ना पाए। लेकिन जैसे ही कमरा अंधेरे में डूबा, उसके पीछे का दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। इसी बीच उस आदमी को अचानक कुछ गड़बड़ महसूस होता है। ये महसूस कर उसने तुरंत अपनी बंदूक उठाई और जल्दी से उस कमरे की तरफ दौड़ा जहाँ उसकी गर्लफ्रेंड थी। लेकिन अंदर पहुंचते ही वह सन्न रह गया, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड जमीन पर पड़ी थी। ये देखकर वह समझ ही नहीं पाया कि यह सब कैसे हो गया कि तभी अचानक अंधेरे में से किसी ने उस लड़की की लाश को खींच लिया और इससे पहले कि वह और कुछ समझ पाता, उसी पल उस पर भी किसी ने पीछे से हमला कर दिया। और फिर उस पल के बाद उस कपल को किसी ने कभी नहीं देखा। अब अगले दिन जिम और उसकी छोटी बहन ऐसे खेल रहे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो।
ये देखकर साफ समझ आ जाता था कि इंसानों से आने वाले खतरे से निपटना उनके लिए कोई नई बात नहीं थी। इसी बीच उसी जंगल के अंदर एक लंबे बालों वाला आदमी आगे बढ़ रहा था। रास्ते में चलते हुए उसे बर्फ पर कई जाल दिखाई दिए जो बहुत ही चालाकी से लगाए गए थे। उसे तुरंत समझ आ गया कि यह कोई साधारण जगह नहीं है, इसलिए वो उन जालों को ध्यान से देखते हुए आगे बढ़ने लगा और उनके निशानों का पीछा करता हुआ धीरे धीरे उसी घर तक पहुंच गया जहां जिम और उसकी छोटी बहन रहते थे। वो अभी चारों तरफ सावधानी से देख ही रहा था कि तभी अचानक जिम की छोटी बहन उसके सामने आकर खड़ी हो गई। इससे पहले वो उससे कुछ पूछ पाता तभी उसकी गर्दन में एक तेज चुभन हुई। दरअसल उसे एक ट्रैंक्विलाइजर डार्ट लगी थी जिसकी वजह से उसका शरीर सुन्न पड़ने लगा और वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। तब हमें पता चला कि ये डांट किसी और ने नहीं बल्कि जिम ने चलाई थी। फिर कुछ समय के बाद जब उस आदमी को होश आया तो उसने देखा कि जिम उसके सामने बंदूक ताने खड़ा है। स्थिति को समझते हुए उस आदमी ने धीरे धीरे बात करना शुरू किया। उसने बोला कि उसका नाम डैन है। फिर डैन ने आगे बताया कि वह पहले स्पेशल फोर्स में सैनिक था और अब वह नॉर्थ की तरफ जा रहा है क्योंकि इस तबाह दुनिया में वह अपनी खोई हुई पत्नी को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। ये सुनकर जिम कुछ देर चुप रहा और उसे ध्यान से देखता रहा। फिर उसे महसूस हुआ कि ये आदमी बाकी लोगों से थोड़ा अलग है क्योंकि अब तक जितने लोग भी यहाँ आए थे वे सब घर का खाना और दवाइयाँ लूटने के लिए आए थे, लेकिन डैन की दिलचस्पी सिर्फ अपनी बंदूक वापस पाने में थी। इसी बात का फायदा उठाते हुए जिम ने उससे एक सौदा करने का फैसला किया। उसने डैन से कहा कि अगर वह उनकी मदद करके घर के लिए बिजली का इंतजाम कर दे तो वह उसकी बंदूक वापस लौटा देगा। ये सुनकर डैन थोड़ा हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आया कि इतने छोटे बच्चे को बिजली जैसी चीज की इतनी चिंता क्यों है। जिज्ञासा में उसने जिम से एक सवाल पूछ लिया कि तुम्हारे माता पिता हैं कहाँ। इस बार जिम ने कोई झूठ नहीं बोला। उसने शांत होकर सच्चाई बता दी कि उसके पिता एक वैज्ञानिक थे जो काफी समय से लापता हैं। वहीं उसकी माँ एक सुरक्षा एजेंट है जो हाल ही में एक मिशन पर गई है और शायद 2-3 दिन में वापस आने वाली है। डैन ये सब सुनकर सोच में पड़ गया। तभी उसकी नजर घर के अंदर लगे एक अजीब से सिस्टम पर पड़ी। जब उसने ध्यान से देखा तो उसे पता चला कि घर की बिजली किसी जनरेटर या सोलर पैनल से नहीं बल्कि एक ट्रेडमिल से बन रही थी। यानी जब कोई उस पर दौड़ता था तभी उसे बिजली पैदा होती थी। ये देखकर डैन सच में हैरान रह गया क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा इंतजाम नहीं देखा था। अब डैन को उन दोनों बच्चों पर तरस आ गया, इसलिए वह बिना कुछ कहे ट्रेडमिल पर चढ़ गया और घर के लिए बिजली बनाने लगा। पूरी रात वो लगातार दौड़ता रहा और सुबह तक यही काम करता रहा। इधर हर दिन की तरह इस सुबह भी जिम घर से बाहर निकल गया। उसका रोज का काम था आसपास के इलाके में लगाए गए जालों की जांच करना ताकि कोई भी ज़ॉम्बी घर के बहुत पास तक ना पहुंच पाए। और जैसा कि उसे उम्मीद थी, एक ज़ॉम्बी उन जालों में फंस चुका था। इसी दौरान घर के अंदर डैन सोचने लगा कि उसे उस जगह को ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए जहां जिम की मां काम करती थी। तब उसकी नजर टेबल पर रखी एक फोटो और कार की चाबी पर पड़ी। ये देखकर उसे लगा कि शायद वह कार लेकर उस जगह तक पहुंच सकता है जहां इन बच्चों की मां काम करती होगी। यही सोचकर वो बिना देर किए जल्दी जल्दी गैरेज की तरफ भागा। लेकिन जब वह गैरेज में पहुंचा तो उसे पता चला कि कार पहले से ही खराब पड़ी है। ये देखकर वह थोड़ा निराश हो गया और कुछ पल वहीं खड़ा सोचने लगा कि अब आगे क्या किया जाए। तभी उसकी नजर घर के एक कोने में बने एक छिपे हुए कमरे पर पड़ी। वो सोचने लगा कि शायद ये कोई स्टोर रूम होगा, इसलिए वह उसे देखने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन तभी जिम वहां आ गया और उसने सख्ती से उसे अंदर जाने से रोक दिया। फिर समय बीतता गया और एक दिन से भी ज्यादा समय साथ बिताने के बाद जिम और उसकी छोटी बहन को लगने लगा था कि उन्हें डैन से कोई खतरा नहीं है। इसी भरोसे की वजह से उस रात वे दोनों गुप्त कमरे में छिपने भी नहीं गए, जैसा कि वे आम तौर पर हर रात किया करते थे। लेकिन फिर भी जिम ने एक अजीब सा कदम उठाया। सोने से पहले उसने खुद को एक हथकड़ी से बांध लिया, जैसे वह किसी अनहोनी के लिए पहले से ही तैयार रहना चाहता हो। फिर सुबह होते ही डैन की नींद बाहर से आती कदमों की आवाज से खुली। दरअसल वो जिम था जो फिर से अपने रोज के गश्त पर जा रहा था। जिम वापस उसी जाल के पास पहुंचा जहां पिछली रात वाला ज़ॉम्बी अभी भी फंसा हुआ था। वो सोच ही रहा था कि उसका क्या करना चाहिए, लेकिन तभी अचानक डैन वहां पहुंच गया। डैन को लगा कि शायद वो ज़ॉम्बी जिम की मां हो सकती है, इसलिए वह उसे मारकर उसकी पीड़ा खत्म करना चाहता था। लेकिन जिम ने तुरंत बंदूक तानकर उसे रोक दिया और फिर से उसे यहाँ से जाने को कह दिया। डैन ये देखकर गुस्से में भर गया और बिना कुछ कहे वापस घर लौट आया। घर पहुंचते ही उसके मन में फिर वहीं छिपे हुए कमरे वाली बात घूमने लगी। गुस्से और शक में उसने उस कमरे का दरवाजा खोल ही दिया जहां जाने से जिम ने उसे मना किया था। लेकिन जैसे ही वह अंदर गया, वहां का नजारा देखकर वह हैरान रह गया क्योंकि फर्श पर एक पुराना कंबल पड़ा था और उसी कमरे के दीवारों पर गहरे खरोच के निशान बने हुए थे। ये देखकर साफ समझ आ रहा था कि इस कमरे का इस्तेमाल किसी ज़ॉम्बी को बंद करके रखने के लिए किया जाता रहा होगा। अब ये सब देखकर डैन के मन में जिम और उसके घर को लेकर और भी गहरा शक पैदा हो गया। पर तभी अचानक बाहर से गाड़ी के इंजन की आवाज
आवाज सुनाई दी। इसका मतलब था कि यहाँ कुछ और लोग आ पहुंचे थे। तब उसने देखा कि उनके हाथों में हथियार है और उन्हें देखकर साफ लग रहा था कि उनके इरादे बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। उस समय डैन निहत्था था, इसलिए वह चुपचाप घर के अंदर चला गया। उसी समय दूर से लौटता हुआ जिम भी ये सब देख रहा था। तब उसकी नजर दूसरी मंजिल पर पड़ी जहाँ उसकी छोटी बहन खड़ी थी। अब जैसे ही हमलावरों की नजर उसकी तरफ पड़ने वाली थी, तभी डैन तुरंत वहाँ पहुंच गया और उसने लड़की को खिड़की से दूर खींच लिया। अब कुछ देर तक हमलावर घर के चारों तरफ देखते रहे और यह समझने की कोशिश करते रहे कि अंदर कोई है या नहीं। लेकिन जब उन्हें लगा कि घर पूरी तरह खाली है तो वे हार मानकर वहां से वापस चले गए। इस घटना के बाद जिम को डैन पर पहले से ज्यादा भरोसा होने लगा। इसी भरोसे की वजह से उसने डैन की बंदूक भी उसे वापस लौटा दी। फिर डैन ने सोचा कि अब उसे यहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसका मन यहाँ से जाने का नहीं कर रहा था। फिर उसी रात उसने एक सपना देखा जिसमें उसकी पत्नी उसे पुकार रही थी। फिर जब उसकी आंख खुली तो उसने एक बड़ा फैसला लिया। उसने सोचा कि वो जिम और उसकी छोटी बहन को अपने साथ ले जाएगा ताकि अपनी पत्नी को ढूंढते समय वो उनकी भी देखभाल कर पाए। लेकिन जिम ने बिना सोचे ही इस प्रस्ताव को मना कर दिया, क्योंकि वह अपनी माँ का इंतजार करने के लिए इसी घर में रहना चाहता था। तभी अचानक बाहर से तेज आवाजें आने लगी। ये वही लुटेरों का ग्रुप था जो पिछले दिन यहाँ आया था, लेकिन इस बार वे और भी ज्यादा लोगों को साथ लेकर लौटे थे। फिर हालात और भी खराब हो गए, क्योंकि उन लुटेरों ने जिम की छोटी बहन को पकड़ लिया था जो उस समय घर के बाहर खेल रही थी। तभी अचानक गोलियों की आवाज गूंजी और दो हमलावर तुरंत जमीन पर गिर पड़े। उसी मौके का फायदा उठाकर डैन तेजी से आगे बढ़ा और लड़की को उनकी पकड़ से छुड़ा लिया। जिन गोलियों ने उन हमलावरों को गिराया था उन्हें चलाने वाली कोई और नहीं बल्कि जिम की माँ मिलनी थी। लेकिन इस अफरा तफरी में एक हमलावर ने डैन के सीने में गोली मार दी, जिसकी वजह से डैन जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। फिर काफी देर के बाद जब उसे होश आया तो उसने हैरानी से देखा कि उसके सीने का घाव पूरी तरह गायब हो चुका है। तभी ऊपर खिड़की से जिम और उसका परिवार उसे हाथ हिलाकर अंदर आने का इशारा करने लगे। अब जब डैन घर के अंदर पहुंचा तो जिम की माँ मेलनी ने उसे बैठाकर पूरी सच्चाई बताई। मेलनी ने समझाया कि आम संक्रमित लोग अपनी सोचने समझने की क्षमता खो देते हैं और सिर्फ भूख से चलने वाले ज़ॉम्बी बन जाते हैं। लेकिन कुछ दुर्लभ संक्रमित ऐसे भी होते हैं जिनका दिमाग पूरी तरह नॉर्मल रहता है, यानी उनके पास ज़ॉम्बी जैसी ताकत होती है और उनके शरीर के घाव भी बहुत तेजी से भर जाते हैं। हालांकि इसके साथ एक बड़ी समस्या भी होती है। अगर उन्हें सीरियस चोट लगे तो वे अचानक एक भयानक गुस्से की हालत में चले जाते हैं। उस समय वे बिल्कुल साधारण ज़ॉम्बी की तरह खतरनाक हो जाते हैं और अपने ऊपर नियंत्रण खो देते हैं। यह सब सुनकर डैन को शक होने लगा कि शायद वह भी उन्हीं खास संक्रमित लोगों में से एक है। तब मेलनी ने उसकी बात की पुष्टि कर दी। उसने कहा कि अगर ऐसा नहीं होता तो उसके सीने में गोली लगने के बाद उसका बच पाना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। इसके बाद मेलनी ने एक और चौंकाने वाली बात बताई। उसने बोला कि जिम भी उसी तरह का खास संक्रमित ज़ॉम्बी है। यानी अब हमें समझ में आता है कि उसी ने ही उस कपल को मारा था और यही वजह थी कि जिम हर रात सोने से पहले खुद को हथकड़ी से बांध लेता था ताकि अगर वह नियंत्रण खो दे तो किसी को नुकसान न पहुंचा दे। ये सब सुनने के बाद डैन के मन में एक और सवाल आया। उसने मेलनी से पूछा कि क्या पहले से ये पता लगाया जा सकता है कि वो आउट ऑफ कंट्रोल ज़ॉम्बी वाली हालत कब आने वाली है। तब मेलनी ने उसे बताया कि इसके लिए उन्होंने एक खास तरीका अपनाया है, यानी जिम का जो पालतू कुत्ता है इसी काम के लिए ट्रेन किया गया है। वो जिम के शरीर की गंध में होने वाले बहुत छोटे छोटे बदलावों को भी पहचान लेता है। जैसे ही उसे महसूस होता है कि जिम उस खतरनाक हालत में जाने वाला है, वह तुरंत संकेत दे देता है ताकि समय रहते सावधानी बरती जा सके। तभी डैन को वो कमरा याद आया जिसकी दीवारों पर गहरे खरोच के निशान थे। असल में वही कमरा था जहाँ जिम को ऐसे समय में बंद करके रखा जाता था। उसी समय फिर से बाहर गाड़ी के आने की आवाज सुनाई दी। जब वे बाहर देखने गए तो वहाँ एक मिलिशिया ग्रुप खड़ा था, जिनके साथ एक सफेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग नेता भी था। वो आदमी मेलनी को अच्छी तरह जानता था, इसलिए उसने सीधे उसी से बात करना शुरू किया। उसने बताया कि उसकी बेटी किसी संदिग्ध आदमी के साथ भाग गई है और उसे शक है कि वह इस इलाके में कहीं छिपी हो सकती है, इसलिए वह अपने लोगों के साथ उसे ढूंढने के लिए यहाँ तक आ पहुंचा है। ये बात सुनकर मेलनी ने शांत होकर उसे भरोसा दिलाया कि अगर उसे उसकी बेटी के बारे में कोई भी खबर मिलेगी तो वह तुरंत उसे बता देगी। मेलनी की बात सुनकर वह बूढ़ा आदमी कुछ देर तक सोचता रहा, फिर उसने सिर हिलाया और अनमने मन से अपने लोगों को यहाँ से वापस चलने का इशारा कर दिया। उनके जाने के बाद घर के अंदर फिर से शांति फैल गई। अब उस रात डैन ने आराम से बैठकर मेलनी से इस घर के बारे में पूछना शुरू किया। वह जानना चाहता था कि इस घर को इतनी मजबूती से क्यों तैयार किया गया है। तब मेलनी ने यह बताया कि बहुत पहले ही नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी को अंदाजा हो गया था कि एक दिन ज़ॉम्बी वायरस इस दुनिया में फैल सकता है, इसलिए उन्होंने दूर दराज और सुनसान जगहों पर ऐसे हजारों सीक्रेट शेल्टर बनाकर रखे थे। इन घरों को बहुत मजबूत और खास तरह के मटेरियल से बनाया गया था ताकि कोई खतरा आसानी से अंदर ना आ सके। ये सब सुनकर डैन को थोड़ा अफसोस हुआ। उसने सोचा कि अगर मेलनी ने पहले लोगों को चेतावनी दे दी होती तो शायद बहुत सी जानें बच सकती थी। लेकिन मेलनी ने सिर हिलाते हुए कहा कि वह इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकती थी। फिर उसने एक दर्दनाक सच्चाई बताई। उसने बताया कि जिम और उसकी छोटी बहन दोनों को जन्म से ही दिल की गंभीर बीमारी थी। उनके पिता एक बायोलॉजिस्ट थे और वहीं उन पहले वैज्ञानिकों में से थे जिन्होंने ज़ॉम्बी वायरस की
खोज की थी। जब उन्हें पता चला कि जिम 3 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाएगा तो उन्होंने एक बहुत बड़ा और खतरनाक फैसला लिया। उन्होंने जिम के शरीर में वही वायरस इंजेक्ट कर दिया और इस जोखिम भरे प्रयोग के कारण जिम मरने के बजाय एक स्पेशल इन्फेक्टेड बन गया। लेकिन इस फैसले की बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी, क्योंकि एक बार जब जिम अपने बेकाबू गुस्से वाले द्वार में गया तब उसने अपने ही पिता को काट लिया। उसके बाद उसके पिता बच नहीं पाए और एक नॉर्मल ज़ॉम्बी बन गए, जिसकी वजह से उसे मजबूरी में अपने ही पति को मारना पड़ा। अब ये सब सुनकर डैन बहुत भावुक हो गया। उसे मेलनी की हिम्मत और उसके परिवार के लिए किए गए बलिदान का एहसास हुआ। तब अचानक घर का कुत्ता 2 बार जोर से भौंका। ये सुनते ही जिम समझ गया कि उसका गुस्से वाला दौरा शुरू होने वाला है, इसलिए बिना देर किए उसे जल्दी से उसी कमरे में बंद कर दिया गया जो ऐसे समय के लिए बनाया गया था। फिर कुछ ही देर बाद कमरे के अंदर से जिम की दर्द भरी चीखें सुनाई देने लगी। बाहर खड़ी मिलनी ये सब सुनकर अंदर से टूट रही थी, क्योंकि एक माँ होने के बावजूद वह अपने बेटे की मदद नहीं कर सकती थी। वो बस चुपचाप दरवाजे के बाहर खड़ी इंतजार करती रही कि यह खतरनाक दौर जल्दी खत्म हो जाए। लेकिन उसी समय एक और बड़ी मुसीबत आ गई कि जिम की छोटी बहन जो बाहर खेल रही थी अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। मेलनी ने तुरंत समझ लिया कि उसे दिल का दौरा पड़ा है, लेकिन घर में मौजूद थोड़े से मेडिकल सामान से उसकी जान बचाना संभव नहीं था। तभी डैन ने एक खतरनाक सुझाव दिया। उसने कहा कि जैसे जिम को वायरस से बचाया गया था, वैसे ही लड़की को भी संक्रमित करके उसकी जान बचाने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन यह सुनते ही मेलनी ने सख्ती से मना कर दिया। उसने डायन को समझाया कि जिम का बच जाना सिर्फ एक चमत्कार था। उस खतरनाक प्रक्रिया के दौरान जिम को असहनीय दर्द और बेहद भयानक तकलीफ भी सहनी पड़ी थी। इसी वजह से मिलनी अपनी बेटी पर ऐसा जोखिम भरा प्रयोग करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी भी उसी दर्दनाक हालात से गुजरे। अब भारी दिल के साथ उसने एक बेहद मुश्किल फैसला लिया कि लड़की को शांति से जाने दिया जाए। फिर कुछ समय बाद जब जिम का दौरा खत्म हुआ और वह कमरे से बाहर आया, तब पूरे परिवार ने मिलकर दुख भरे दिल से उस छोटी बच्ची को आखिरी बार विदाई दी। माहौल बेहद भावुक और शांत था। इस दौरान डैन को महसूस हुआ कि अब उसके जाने का समय आ गया है। जिम और मेलनी दोनों ने उसे रुकने के लिए कहा, क्योंकि अब वो उनके परिवार का हिस्सा बन चुका था। लेकिन इसके बावजूद डैन अपने फैसले पर अड़ा रहा, क्योंकि उसे अब भी उम्मीद थी कि वह कहीं ना कहीं अपनी पत्नी को ढूंढ लेगा। फिर डैन के चले जाने के बाद घर अचानक बहुत खाली और उदास लगने लगा। उधर उसी समय जंगल के अंदर सफेद दाढ़ी वाले नेता के लोगों को एक कार मिल गई। यह वही कार थी जिसमें वह कपल वहां से भागकर निकला था। कार को देखते ही उन्हें शक होने लगा कि यह कोई साधारण संयोग नहीं है, क्योंकि जिस कपल की वे तलाश कर रहे थे वही लोग थे जिन्हें जिम ने मार दिया था। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उस कार के सबसे करीब जो घर पड़ता था वो मेलनी का ही घर था। उधर डैन बर्फ में सो रहा था कि अचानक उसे कदमों की आवाज सुनाई दी। जब आवाज बंद हुई तो वह बाहर निकलकर देखने लगा। तब उसे बर्फ में पैरों के निशान दिखाई दिए जो सीधे जिम के घर की तरफ जा रहे थे। ये देखकर वो तुरंत बेचैन हो गया और जल्दी जल्दी वापस लौटने लगा। तब उसने देखा कि घर को मलेशिया के लोगों ने घेर रखा है और उनका नेता मेलनी से पूछताछ कर रहा था कि उसकी बेटी कहाँ है। ये सब देखकर डैन चुपचाप घर के पास पहुंच गया। वह बिना आवाज किए पहरेदारों के पास से निकल गया और अंदर घुस गया। किचन में उसे जिम छिपा हुआ मिला। फिर जब उसे पता चला कि घर के अंदर इतने दुश्मन मौजूद हैं, तो उसने अपनी बंदूक निकाली और एक साईं की तरह चुपचाप एक एक करके मलेशिया के लोगों को खत्म करने लगा। लेकिन जब वो हॉल तक पहुंचा तो अचानक कई बंदूकें उसकी तरफ तान दी गईं। सबको लगा कि अब वो पकड़ा गया है। तभी डैन ने ऐसा काम किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी, यानी उसने अपने ही गले पर चाकू चला दिया। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए, लेकिन मेलनी तुरंत उसकी योजना समझ गई और उसने बिना कुछ बोले जिम का हाथ पकड़ा और वहां से निकल गई। थोड़ी ही देर में डैन पूरी तरह अपने बेकाबू गुस्से की हालत में चला गया। अब वह किसी रुकने वाली ताकत की तरह नहीं था, उसके अंदर ज़ॉम्बी जैसी ताकत जाग चुका था। फिर अगले ही कुछ पलों में उसने सफेद दाढ़ी वाले नेता और उसके साथ आए सभी लोगों को खत्म कर दिया। लेकिन इस बार मेलनी ने उसे पहले से नहीं बांधा था, इसलिए वह अपने बेटे के साथ घर छोड़कर भाग गई। डैन की डरावनी चीखों ने आसपास के ज़ॉम्बीज को भी आकर्षित कर लिया और कुछ ही समय में ज़ॉम्बियों का झुंड वहां पहुंच गया। फिर अगली सुबह जब डैन को होश आया तो उसने देखा कि घर लगभग पूरी तरह ज़ॉम्बियों द्वारा तबाह हो चुका है। मेज पर एक चिट्ठी रखी हुई थी। ये मेलनी की चिट्ठी थी जिसमें लिखा था कि वो और जिम नॉर्थ की तरफ जा चुके हैं। उसने यह भी लिखा था कि अगर किस्मत ने साथ दिया तो शायद वे किसी दिन फिर मिलेंगे। ये पढ़कर डैन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। फिर उसने जिम की पसंदीदा गुड़िया उठाई, उसे अपने कंधे पर रखा और फिर चुपचाप नॉर्थ की तरफ जाने लगा। और इसी के साथ यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है।